Hello guys, welcome you all in a daily current affairs session. In this session, we will going to discuss 21st May 2021 current affairs. So let's start and see what are the today's important current affairs of our examination. Let's begin. So first news is Fortune's World 50 Greatest Leaders लिस्ट रिलीज। फॉर्च्यून ने अभी वर्ल्ड के टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर की लिस्ट जारी करी है। तो फॉर्च्यून के टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर की लिस्ट में कौन कौन है देख लेते हैं। तो जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लोगों ने सुना होगा न्यूजीलैंड में अभी अगर लास्ट ईयर ही इलेक्शन हुए थे, तो न्यूजीलैंड की जो वहां की नई प्राइम मिनिस्टर बनी वो कौन बनी? जकिंडा आर्डन। और अगर बात करें जब इलेक्शन से पहले भी वहां की प्राइम मिनिस्टर जकिंडा आर्डन ही थी और इलेक्शन हुए तो फिर से वहां की प्राइम मिनिस्टर जकिंडा आर्डन बन गई। अब ये वहां की प्राइम मिनिस्टर दोबारा क्यों इलेक्ट हुई थी? क्योंकि उन्होंने वहां पे कोविड 19 के जो केसेस है ना वो काफी हद तक कम कर दिए थे, यानी कोविड 19 को स्प्रेड नहीं होने दिया था न्यूजीलैंड में ना के बराबर केसेस हैं कोविड 19 के। ठीक है, इस वजह से इन्हें इस लिस्ट पे टॉप पे रखा गया, इस कारण की वजह से। ठीक है, और फिर इसी फॉर्च्यून लिस्ट में अगर हम बात करें इंडिया की अगर बात करें तो आधार पूनावाला भी है। आधार पूनावाला की अगर बात करें, आप लोगों ने सुना होगा कि एक इंस्टीट्यूट था सीरम इंस्टीट्यूट जो बहुत ज्यादा फेमस था। स्टार्टिंग में जो सबसे पहले वैक्सीन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था वो सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था। तो सीरम इंस्टीट्यूट की जो सीईओ है आधार पूनावाला, वो इस लिस्ट में है। ठीक है, तो ही इज द ओनली पर्सन हु इज अमंग द टॉप 10 नेम ऑन द लिस्ट। तो जो फॉर्च्यून की 50 ग्रेटेस्ट लीडर की टॉप 10 की लिस्ट है उसमें सिर्फ एक ही इंडियन है, वो कौन है? आधार पूनावाला। और टॉप किसने किया है? न्यूजीलैंड की जकिंदा आर्डर ने। तो आपको बस ये दो नाम याद रखने हैं, बाकी देख लेते हैं। तो उनके काम के बारे में ही लिखा हुआ है यहाँ पे। एड्रन जकिंदा एड्रन की बात हो रही है। हैज बीन लॉडेड मतलब अप्लॉज किया गया, उन्हें प्रेज किया गया, मतलब फॉर हर एफिशिएंसी इन टैकलिंग एंड स्टॉपिंग द कोरोना वायरस सर्ज इन हर कंट्री। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, पूनावाला ऑन द अदर हैंड हैज आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग कोविड 19 वैक्सीन, जैसे कि हमने बात की। अब ये अगर बात करें, ये अदर नेम है जो टॉप 10 के, तो इन्हें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस न्यूज को ही अच्छे से दिमाग में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन बनेंगे इससे बनेंगे। नेक्स्ट न्यूज, बिहार गवर्नमेंट लॉन्च हिट कोविड ऐप। अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया, हिट कोविड ऐप। अब इस ऐप के बारे में पहले समझ लेते हैं क्या है। बिहार गवर्नमेंट लॉन्च हिट कोविड ऐप टू एंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ दोस कोविड 19 पेशेंट हु आर इन होम आइसोलेशन अक्रॉस द स्टेट। अभी हमने लास्ट जब हमने कल अपनी करंट अफेयर्स कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश ने भी, अगर हम बात करें, हाल ही में एक सेवा लॉन्च करी है। किसके लिए? जो कोविड 19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए, जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए। और वो अगर बात करें, स्कीम क्या है? वो स्कीम है आयुष घर द्वार। आयुष घर द्वार एक स्कीम लॉन्च करी है फॉर द वेल फॉर द वेलबींग्स ऑफ कोविड 19 पेशेंट। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य में इस तरीके की स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें, बिहार ने भी इस तरीके की एक कोविड 19 पेशेंट्स के लिए इस तरीके की स्कीम लॉन्च करी है। तो बिहार ने क्या स्कीम लॉन्च करी है? हिट कोविड ऐप। ये ऐप ही लॉन्च किया उन्होंने। ठीक है ना। तो हिट स्टैंड फॉर होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार said that the app will help the health worker in regular monitoring of home isolated patient. Well-being employees will go to the sufferers at dwelling daily, feed knowledge with the app after measuring their temperature and oxygen state. तो एक तरीके से वेल-बीइंग के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया, आपको ये दिमाग में रखना है। बिहार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? हिट कोविड ऐप। और अगर हम बात करें बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। तो ये जो पॉइंट हैं जो हमारे पेपर में बन सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया? आयुष घर द्वार, अपने अपने यहाँ कोविड 19 पेशेंट के वेलबींग के लिए। नेक्स्ट न्यूज, तो अभी अगर बात करें बिहार से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बिहार के गवर्नर कौन है भाई? बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। क्या नाम है? फागू चौहान। अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिहार की कैपिटल पटना है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपॉइंटमेंट न्यूज है, कि अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किस किस के हुए हैं, क्या कहा, किस किस ने रेजिग्नेशन दिया है। तो अभी हाल ही में अगर बात करें, अभय तिवारी अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ डाईइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एक डाईइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसका अभी अगर हाल ही में बात करें, यहाँ पर क्या बनाया गया? एमडी और सीईओ बनाया गया। क्या? किसे? अभय तिवारी को। ठीक है,
तो इस कंपनी का नाम क्या, पूरा नाम है स्टार यूनियन डाई इकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अभय तिवारी एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी फ्रॉम 15th May 2021. Abhay Tiwari joined the company in the year 2014 as appointed actuary. Prior to the appointment of MD CEO, he was promoted as joint president of corporate and chief actuary overseeing operation actually. तो ये उसी कंपनी में कार्य करते थे, डाइची में, स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। और अब अगर बात करें, इसी कंपनी का उन्हें सीईओ बना दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी हाल ही में जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन, और वहां पे अगर कोई अपॉइंटमेंट हुए होते हैं, कोई भी, जैसे अगर बात करें फाइनेंशियल कंपनी है, बिजनेस कंपनी है, उनसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर वहां पे कोई अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देन अगर बात करें गवर्नेंस फंक्शन, वोडाफोन आइडिया अपॉइंटेड रीमा जैन एज चीफ डिजिटल ऑफिसर। तो अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की, अभी चीफ डिजिटल ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया, किसे किया गया, रीमा जैन को। जैन विल लीड डिजिटल स्ट्रेटेजी execution adoption across the company. Vodafone Idea Limited has appointed Reema Jain as its chief digital officer. She joined the telecom operator from Unilever, where she was the head of IT. However, the company managed to attract senior talent including Jagbir Singh, who joined as the new CTO. तो यहाँ पे अगर बात करें, आपको अपॉइंटमेंट से अगर एक सीधा साधा क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में चीफ डिजिटल ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया, तो रीमा जैन को अपॉइंट किया गया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। क्लियर? आगे बाटा इंडिया। बाटा बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। आई होप सब लोगों ने सुना होगा इस कंपनी के बारे में। शूज की कंपनी है, मेल्स फीमेल्स सबके लिए ये अगर बात करें फुटवेयर प्रोवाइड करती है। तो इसने अभी अगर बात करें अपना सीईओ अपॉइंट किया गुंजन शाह को। गुंजन शाह जी को बाटा ने अपना सीईओ अपॉइंट किया। किसे किसे अपॉइंट किया? गुंजन शाह को। तो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाटा बड़ी कंपनी है, ऑब्वियस ये बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुंजन शाह को अपॉइंट किया है बाटा का सीईओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स में ही। अगर बात करें अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेक्शन होता है, किन किन को हाल ही में अवार्ड्स मिले, किस किस खिताब से नवाजा गया, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं कि अवार्ड से क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या न्यूज है। तो पहली न्यूज है, वाई निकलू होम बैक्स प्रेस्टिजियस वाइटले अवार्ड। तो एक वाइटले अवार्ड होता है, ये एक इंटरनेशनल ऑस्कर बोला जाता है इन द फील्ड ऑफ ग्रीन। ठीक है ना, इसे अगर बात करें ग्रीन ऑस्कर ही बोला जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाम पहले देख लेते हैं किसे मिला है। नुकुलू फोम। नुकुलू फोम द ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस वाइटले अवार्ड 2021 फॉर हिज वर्क। तो नुकुलू फोम अगर बात करें, इंडिया के हैं जिन्हें ये वाइटले अवार्ड दिया गया है फॉर स्टैब्लिशिंग अ बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ये ग्रीन एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल के लिए दिया जाता है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल के लिए अवार्ड दिया जाता है। द वाइटले अवार्ड ऑल्सो नोन एज द ग्रीन ऑस्कर। क्या बोला जाता है? ग्रीन ऑस्कर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो वाइटले अवार्ड है, क्या किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर के नाम से। वॉज गिवन टू church workers from Nagaland for his effort to establish a network of community owned forests in the state and preserve the rare Amur falcon. ठीक है, द अवार्ड इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्राइज फॉर ग्रास रूट कंजर्वेशन। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये नागालैंड द्वारा ये दिया जाता है ये अवार्ड, और ये जनरली वही आता है जो ग्रास रूट लेवल पे जो एनवायरनमेंट को लेके कार्य कर रहे होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो नुकलू फोम को ये अवार्ड दिया गया वाइटले अवार्ड 2021। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिकल म्यूजिशियन पंडित राजीव तरनाथ। ठीक है, राजीव तरनाथ, साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन बैक्ड बासव बासव श्री अवार्ड। एक बासव श्री अवार्ड है। ये जो बासव श्री अवार्ड है, ये कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और ये अवार्ड दिया जा रहा है फ्रॉम ईयर 2000, सन 2000 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये अवार्ड तो दिया जाता है, ये अगर बात करें सोशल वेलफेयर के लिए दिया जाता है, कि अगर कोई भी अगर बात करें सोशल वेलफेयर के लिए कार्य कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है, तो वो सामाजिक कार्य के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट बासव श्री अवार्ड देती है। तो ये बासव श्री अवार्ड अभी हाल ही में राजीव तरनाथ को मिला है, जो एक क्लासिकल म्यूजिशियन पंडित है, और फिर एक साइंटिस्ट को मिला है जिनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो आपको ये अवार्ड को अच्छे से याद रखना है दिमाग में। ये स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड है। किसका अवार्ड है? स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड है, बासव श्री अवार्ड। कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है फॉर सोशल वेलफेयर। नाम याद रखने पड़ेंगे कि मिला है राजीव
तरनाथ को और के कस्तूरी रंजन जी को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखा विल रिसीव द प्रेस्टीज अवार्ड फॉर 2019-2020। तो 2019 के लिए राजीव तरनाथ को दिया जा रहा है, 2020 के लिए कस्तूरी रंजन को दिया जा रहा है। ठीक है, अब स्पोर्ट न्यूज की अगर हम बात कर लें तो क्या क्या स्पोर्ट न्यूज है वो देख लेते हैं। तो स्पोर्ट न्यूज में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में अगर हम देखें तो न्यूज में ये है कि 2021 आइबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन बेलग्रेड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो अभी हाल ही में ये अनाउंस किया गया है ऑल, इसका फुल फॉर्म भी है, एक पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। आइबा का फुल फॉर्म क्या? आइबा का फुल फॉर्म है एसोसिएशन इंटरनेशनल दी बॉक्से एमेच्योर, या अगर बात करें हम इसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर लॉसन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट उमर क्रेमलियोव है और फाउंडर कौन है? फाउंड हुआ था 1946 में। तो ये आइबा ने अनाउंस किया है कि इस बार का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो बेलग्रेड में होगा। बेलग्रेड कहाँ पर है? सर्बिया में। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ठीक है ना, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ठीक है, तो ये जो 2021 का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो सर्बिया में होगा। ये जो टूर्नामेंट होगा 26 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में होगा। तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो भी अपकमिंग इवेंट होने वाले हैं, अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई इवेंट होने वाला है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है तो पूछ लिया जाता है कि ये जो स्पोर्ट इवेंट है ये अब आने वाले समय में कब होगा। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस साल का कहां पर होगा और कब होगा? तो अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में होगा। फिर द इवेंट विल बी ओवरसीन बाय प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया। प्रेसिडेंट कौन है सर्बिया के? मिस्टर अलेक्जेंडर व्यूकिक, हु इज द हेड ऑफ द लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। द प्रीवियस एडिशन ऑफ द आइबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वाज होस्टेड बाय एकाट्रिनबर्ग, रशिया। तो लास्ट अगर बात करें जो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था इसे जो होस्ट किया था रशिया ने किया था। रशिया में कहां पर हुआ था? एकाट्रिनबर्ग में। बस आपको ये याद रखना है कि इस साल कहाँ होना है, इस साल बेलग्रेड में होना है, सर्बिया में। तो सर्बिया की राजधानी भी बेलग्रेड है। फिर अगर बात करें यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है कि आइबा का फुल फॉर्म क्या है। आइबा का फुल फॉर्म है एसोसिएशन इंटरनेशनल दे बॉक्से एमेच्योर। ये फ्रेंच में बोला जाता है, बट इसका फिर से यहाँ पर अगर बात करें रीनेम करके इसे बोला जाता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लॉसन है स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट उमर क्रेमलियोव है और ये कब हुआ था स्टैब्लिश? 1946 में। देन अभी हाल ही में अनाउंस हुआ कि रग्बी जो वर्ल्ड कप है, वोमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप जो है ये होगा न्यूजीलैंड में इन अक्टूबर 2022। तो ये जो वोमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप होना था ये 2021 में होना था। वोमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप जो होना था 2021 में होना था। अब जो ये होगा ये 2022 में होगा। कब होगा? 2022 में होगा, फ्रॉम 8 October to 12th November 2022. The 12 team tournament was actually held in 2021 but it was postponed due to the COVID-19 pandemic. तो ये 12 टीम इसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी रग्बी वर्ल्ड कप में, जो वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप में, जो 2021 में होना था। अब ये वर्ल्ड कप कब होगा? 2022 में। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, कहां पर होगा? न्यूजीलैंड में। ठीक है, फिर अगला है कि कजाकिस्तान डेविस कप टेनिस प्लेयर, कजाकिस्तान के डेविस कप के टेनिस प्लेयर जो थे खासनोव रोमन खासानोव, इन्हें बैंड कर दिया गया करप्शन के लिए। तो द इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी इन्फॉर्म द रोमन खासानोव, अ टेनिस प्लेयर हु रिप्रेजेंटेड कजाकिस्तान इन द डेविस कप, हैज बीन बैंड फॉर 10 years आफ्टर एडमिटिंग अ स्ट्रिंग और करप्शन चार्जेस। तो इन करप्शन के चार्जेस के लिए हाल ही में कजाकिस्तान के डेविस कप के प्लेयर जो हैं रोमन खासानोव, उन्हें बैंड कर दिया गया है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे हम। ठीक है, जो भी नाम आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो रोमन खासनोव और डेविस कप की अगर बात कर लें तो डेविस कप जो है ये टेनिस मतलब टेनिस गेम में दिया जाता है। ठीक है, तो टेनिस एक टेनिस स्पोर्ट इवेंट होता है, डेविस कप कराता है उसे। ठीक है, और डेविस कप की अगर बात करें ये इसमें टोटल 18 टीम पार्टिसिपेट करती हैं, 18 टीम पार्टिसिपेट करती हैं डेविस कप में। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है तो टेनिस से संबंधित है। 18 टीम पार्टिसिपेट करती हैं और हाल ही में कजाकिस्तान के प्लेयर रोमन खासानोव को करप्शन के चार्जेस में हटा दिया गया। फिर अगर बात करें इटालियन ओपन टाइटल की अगर बात करें तो राफेल नडाल
विंस आफ्टर बीटिंग नोवाक जोकोविक। तो दोनों ही बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े लेजेंडरी नाम है। अगर हम बात करें टेनिस की फील्ड में, तो अभी हाल ही में इटालियन ओपन में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक को हरा दिया। तो राफेल नडाल बीट वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक बाय 7-5, 1-6, 6-3 टू विन 10th इटालियन ओपन टाइटल। कौन सा इटालियन ओपन टाइटल था? 10th। Nadal also equaled Djokovic recorded of 36 ATP Master 1000 title in his 12th Roman final. The title also re-established Nadal as the overwhelming favorite in the French Open. तो ये बाकी सारी की सारी डिटेल इस तरीके दी गई है। बाकी अगर बात करें, ये नाम इंपॉर्टेंट है, द वुमेन सिंगल टाइटल हैज बीन वॉन बाय पॉलिश टीनेजर ईगा स्वातिक। ठीक है। फिर मैन डबल में अगर बात करें, निकोलो मैक्टिक और मेट पेविक ने जीता है। और वुमेन डबल में शेरॉन फिशमैन और गिलियाना ऑलमोस ने जीता है। तो ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये जो नाम याद होंगे ना, वो रिवीजन से होंगे बच्चों। ठीक है, जब आप रिवीजन करोगे, टेस्ट लगाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे चीजों को लेके, तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। तो हाँ, पहली बार अगर आप बात करें, नाम देख रहे हो तो थोड़ा हमें कठिन लग रहा है, बट जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो वो हमें याद हो जाता है। तो पढ़ना जरूरी है लेकिन। तो पॉलिश टीनेजर ईगा स्वातिक वुमेन सिंगल में विनर है। मेंस में राफेल नडाल विनर है। मैन डबल में निकोला मैक्टिक मेट पेविक अगर बात करें विनर है। और वुमेन डबल में शेरॉन फिशमैन और गिउलियाना ऑलमोस्ट है। ठीक है। इटालियन ओपन की अगर बात करें, इटालियन ओपन 1930 में स्टैब्लिश हुआ था, रोम इटली में ही। इसका वेन्यू फोरो इटैलिको था और हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में ही है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स का एक सेक्शन होता है एमओयू एंड एग्रीमेंट। हाल ही में कौन कौन से एमओयू और एग्रीमेंट साइंस हुए हैं। तो एमओ की अगर एमओयू की बात करें, तो एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी आपको एमओयू वर्ड देखे ना, तो एमओयू का वर्ड आप मतलब ये समझना कि एमओयू का मतलब है एग्रीमेंट, की किन्हीं दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। एमओयू जो है, ये कंट्रीज के बीच में भी होता है, स्टेट के बीच में भी होता है, कंपनीज के बीच में भी होता है। तो एमओयू एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज के बीच में होता है। तो अभी हाल ही में जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने साइन किया एमओयू माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ साइन किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया है। किसने? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। तो अगर हम बात करें कि न्यूज क्या, पहले हम न्यूज पढ़ लेते हैं कि न्यूज क्या है, यहां पर क्या किस बारे में बात की जा रही है। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री एंड माइक्रोसॉफ्ट हैव साइंड एमओयू फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल सच एज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एंड आश्रम स्कूल। देखो, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने अपने यहाँ अगर बात करें ट्राइबल एरियाज की, अगर मिनिस्टर की बात करें, तो जनरली ट्राइबल एरिया के मिनिस्टर इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भी ट्राइब्स हैं, बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने भी लोग हैं, उन्हें अगर बात करें आम जनता से जोड़ा जा सके, उन वहां पर अगर बात करें उनकी पॉपुलेशन को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके जिससे वो अपलिफ्ट हो। ठीक है। तो जनरली यहाँ पे अगर बात करें, जो अगर बात करें, जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है, उनका नाम अर्जुन मुंडा है। और उन्होंने अगर बात करें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो ये साइन किया है, वो एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का। एकलव्य मॉडल स्कूल एक तरीके के पूरे डेडिकेटेड स्कूल्स होंगे। किसके लिए? ये जो डेडिकेटेड स्कूल होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही होंगे, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे ही पढ़ेंगे। ये जनरली जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होंगे ना, ये जनरली जो नवोदय विद्यालय हैं उसकी तर्ज पे काम करेंगे, कि वहां पर जिन बच्चों का एडमिशन होगा इन स्कूलों में, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर बात करें, एजुकेशन, रहना वहना सब प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से आश्रम स्कूल्स भी हैं। ठीक है, जनरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज के लोगों के लिए। अंडर द प्रोग्राम 250 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS have been adopted by Microsoft, out of which 50 EMRS school will be given intensive training। तो यहाँ पे अगर बात करें, 250 EMRS माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें 50 EMRS को इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। The MOU will support the digital transformation of schools such as Eklavya model residential schools and Ashram school among other under the ministry at an online event एम्पावरिंग यूथ फॉर सक्सेस। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अब जितने भी स्कूल में एजुकेशन हो रही है, वो डिजिटल एजुकेशन हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। एजुकेशन के अभी अगर हम बात करें, जो फ्यूचर है वो अब
अभी अगर हम देखें तो ऑनलाइन पर ही बेस है, तो सारी की चीजें ऑनलाइन और डिजिटल बेस पर ही सारी चीजें एस्टेब्लिश की जा रही हैं। फिर अगर बात करें इली इली लिली साइन इन पैक्ट विद नेटको फार्मा, तो इली लिली ने अगर बात करें भी हाल ही में एक डील साइन करी है नेटको फार्मा से। एक ड्रग फर्म है इली लिली, क्या नाम है, इली लिली, said it has signed a voluntary license agreement with the netco pharma to further expedite the availability of baricitinib for COVID-19 patient in India. The company has issued an additional royalty-free, non-exclusively voluntary license to Natco Pharma, and the Hyderabad-based company will be collaborating with Eli Lilly to further accelerate and expand the availability of baricitinib in India during this pandemic. तो ये एक दवाई है और ये मैन्युफैक्चरिंग करने का जो राइट है वो नाटको फार्मा को दे दिया गया, जो एक हैदराबाद की कंपनी है, इली लिली ने, ठीक है। इली लिली इली लिली थोड़ा नाम वैसा है, इली लिली एंड कंपनी हैज रिसीव्ड परमिशन फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर baricitinib to be used in combination with remdesivir for the treatment of suspected or laboratory confirmed, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये जनरली जो बार्सिटिनिब वैक्सीन है, ये जो दवाई है, ये जो ड्रग है, ये जनरली यूज किया जा रहा है किसके लिए, कोविड-19 पेशेंट के लिए। और इस यहाँ पर ये डील हुई है इली लिली और नाटको फार्मा के बीच में कि यहाँ पे नाटको फार्मा को भी अलाउ कर दिया जाएगा कि वो भी वहां पर ये मेडिसिन बना सकती है और इसके लिए वो कोई भी रॉयल्टी नहीं लेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज की। तो अभी हाल ही में अगर बात करें, डीआरडीओ ने 2G ड्रग लॉन्च किया फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट। हमने कल की न्यूज में ही पढ़ा था कि वहां पे डीआरडीओ ने कुछ ऑक्सीजन, एसपीओ एसपीओ ऑक्सीजन अगर बात करें बनाने की बात करी है, ठीक है। और यहाँ पे डीआरडीओ ने फिर यहाँ पर फिर से ये न्यूज में है जहां पे ये बोल रहा है कि 2DG ड्रग लॉन्च फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट। तो एक 2DG ड्रग लॉन्च किया जाएगा फॉर कोविड-19 पेशेंट के लिए। आइए जान लेते हैं कि 2DG ड्रग है क्या। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च द फर्स्ट बैच ऑफ ड्रग 2-deoxy D-glucose drug to treat COVID-19 patient. It has been developed by DRDO Institute of Nuclear Medicine and Allied Science in collaborating with Dr. Reddy Laboratories. तो ये जो दवाई बनाई जा रही है, ये डीआरडीओ आईएनएमएस के साथ और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर ये दवाई बना रहा है और कोविड-19 पेशेंट्स। टू टू डीजी ड्रग के बारे में जान लेते हैं। इट इज एन एंटी कोविड 19 थेरोपैटिक एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग। इट रिसीव ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर emergency use after the medicine was found to be safe for treating COVID-19 patient in its phase 2 trials. It helps in faster recovery of hospitalized patient and reduce oxygen dependency. तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दवाई है, नाम याद रख लीजिए, 2DG डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ऐसे माहौल में अगर बात करें, अगर हम जितने ज्यादा अवेयर होंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। 2DG ड्रग, ठीक है, कि अगर भाई अगर हमारे घर में या मेरे साथ या किसी के साथ भी अगर इस तरीके की कुछ कोविड-19 वाली सिचुएशन हो जाती है तो हमें इस दवाई को भी अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अबाउट इनमास, इनमास के बारे में बात करें तो इनमास के डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर के रामचंद्रन। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1961 में, और लोकेटेड इन दिल्ली। डीआरडीओ की अगर बात करें, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ, देखो वही बात है कि ये जो कुछ स्टैटिक पॉइंट है इनसे भी हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका अगर बात करें न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय कुमार सिंह है और चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। जनरली चेयरमैन से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप चेयरमैन का ही याद रखिएगा, जी सतीश रेड्डी। और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल के बारे में भी बता दिया गया है मैंने कि डायरेक्टर जनरल से अगर आ गया क्वेश्चन तो क्या होना है, तो अजय कुमार सिंह है। पेपर में भाई कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की अगर बात करें, इसके सीईओ कौन है, इरीज इजराइली। इसके फाउंडर कौन है, कलाम अंजी रेड्डी। और ये फाउंड हुआ था 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में। फिर अगर बात करें, चाइना लैंड तियानवेन 1 स्पेस क्राफ्ट ऑन द रेड प्लेनेट। तो चाइना ने लैंड किया है अपना तियानवेन 1 स्पेस क्राफ्ट ऑन द
रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट बताइए मास। तो मास में अगर बात करें अपना स्पेसक्राफ्ट तियानवन, तो वहां पर क्या कर दिया, लैंड कर दिया। ये तियानवन जो है ये लास्ट ईयर चाइना ने भेजा था, 2020 में इसे भेजा था कहां पर, मास में। अब इसकी लैंड होने की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक है ना, तो ये लैंड हो रहा है। तो ऑन May 15, 2021 चाइनीज स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंडेड द मार्स रोवर झुरोंग ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये रोवर का नाम है। स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, जो चाइना ने स्पेसक्राफ्ट भेजा है उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है तियानवेन 1। और जो जो रोवर जो उसकी जांच करेगा, जो उसे वहां पर अगर बात करें जो रिसर्च करेगा, जो वो कौन करेगा, वो करेगा जुरोंग। जुरोंग रोवर का नाम है, ठीक है। China is the second country after the US to send a rover to the surface of the red planet. A China National Space Administration (CNC) lander from the Tianwen, which has been in orbit, touched down the on Ethiopia Planitia, a large plane in the northern hemisphere of Mars. The lander was carrying the Jurong rover, named after an ancient Chinese god of fire. तो चाइनीज जैसे हमारे यहाँ अग्निदेव हैं, हम लोगों ने अग्निदेवी बोलते हैं, यहाँ पे अगर बात करें जो गॉड ऑफ फायर है उनका नाम क्या है, जुरोंग है, ठीक है। विच विल एक्सप्लोर द सरफेस नियर द लैंडिंग साइट। तो चाइना की जो मैथोलॉजी है उसमें जो गॉड ऑफ फायर का नाम क्या है, जुरोंग है, और उसके नाम पर ही उन्होंने रोवर भेजा है। द जुरोंग मास रोवर इज होप टू इग्नाइट द स्पार्क ऑफ चाइना इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड गाइड ह्यूमैनिटी डीप इनटू द वास्ट येट अननोन आउटर स्पेस। तो ये अगर बात करें एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज है, और चाइना ने ये अचीवमेंट पाई है, तो ये चाइना के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें ग्लोबल के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और वहां पर ये अगर बात करें लोग वहां पर रहने की या उस तरीके की बसने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी हाल ही फिलहाल में लोग पहले वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइना की अगर बात करें, चाइना की करेंसी क्या है, रेनिम्बी है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। कौन है, शी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। देन सीएनसी की बात करें, तो सीएनसी की स्थापना हुई थी 1993 में। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके, जैंग किजान है, और हेडक्वार्टर कहां पर है, हाइदियान बीजिंग में, ठीक है ना। ठीक है, बीजिंग में एक जगह है हाइदियान, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, नगमा वर्चुअल समर वर्कशॉप स्टार्ट फ्रॉम May 17। तो नगमा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली वुड बी स्टार्टिंग इट्स वर्चुअल समर वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट फ्रॉम May 17। तो एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यहाँ पर अपना न्यू दिल्ली में, यहाँ पे एक वर्चुअल शॉप वर्कशॉप होने वाली है, किसके लिए, बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए। इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 17 May till 30th June. It include workshop and other event to spark the participant imagination. The workshop would include painting, sculpting, printmaking, videography, and puppeteering. The NGMA portal would also stream a curated film festival for participant. तो अगर बात करें यहाँ पर जनरली जो लोग आर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है ना, आर्ट्स से या अगर बात करें कुछ मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड, वो लोग अपनी एग्जीबिशन लगाएंगे, ठीक है, वर्चुअल अपनी एग्जीबिशन शो करेंगे, पेंटिंग की, स्कल्पटिंग की, प्रिंट मेकिंग की। तो अगर आप लोगों के अंदर भी कोई टैलेंट है पेंटिंग का, स्कल्पटिंग का, प्रिंट मेकिंग का, तो आप लोग भी इस तरीके के इवेंट में पार्टिसिपेट किया करो। अपने टैलेंट को हमेशा, मतलब जो हॉबीज है या टैलेंट है अपना, उसे हमेशा अपने साथ रखा करो। अगर है तो इस सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया करो। मेरे अंदर कोई इस तरीके का टैलेंट नहीं है पेंटिंग का या स्कल्पटिंग का, वरना मैं जरूर करता, और जिनके अंदर है वो जरूर किया करें, हाँ। तो नगमा की अगर बात करें, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसका फुल फॉर्म है द प्रीमियर आर्ट गैलरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोकेशन क्या है, जयपुर हाउस राजपथ में ये एग्जीबिशन होगा न्यू दिल्ली में, और ये स्टैब्लिश हुआ था मॉडर्न आर्ट 29 मार्च 1954 में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया गया ऑन 16 में। 16 मई को अंतरराष्ट्रीय डे ऑफ लाइट मनाया गया, लाइट, ठीक है ना, प्रकाश। द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई ईच ईयर। द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑन द लेजर इन 1960 बाय फिजिशियस एंड इंजीनियर थियोडरे मियामन। तो थियोडरे मियामन ने पहला लेजर ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल किया था 1960 में। तो उस पर ही अगर बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है, थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। क्या थीम है,
families and new technologies. It focuses on the impact of new technologies on the well-being of families. The day is a call to strengthen scientific cooperation and harness its potential to foster peace and sustainable development. नेशनल डेंगू डे। अब नेशनल डेंगू डे की अगर बात करें, 16 मई को हर साल नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। 16 मई को हर साल नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। अब अगर बात करें डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो डेंगू है वो किस मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू जो होता है वो फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। और डेंगू क्यों, मलेरिया भी जो होता है ना वो भी हमें फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। बट जो डेंगू वाली फीमेल मॉस्किटो है ना उसका नाम क्या, उसका नाम है एडीज। क्या नाम है उसका, एडीज। और अगर हम बात करें जो मलेरिया वाली फीमेल मॉस्किटो है उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है कि मलेरिया वाली फीमेल मॉस्किटो है उसका नाम क्या, उसका नाम है एनोफिलीस। एनोफिलीस। अभी हाल ही में अप्रैल मंथ में अगर बात करें इंटरनेशनल मलेरिया डे मनाया गया। तो कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि इंटरनेशनल मलेरिया डे कब मनाया जाता है। तो आपको ये दिमाग में याद रखना है कि मलेरिया जो है वो एनोफिलीस के फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है, और जो डेंगू है वो एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, तो हर साल 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मलेरिया डे कब मनाया जाता है। तो डेंगू डे on May 16 is suggested by the Union Health Ministry to create awareness about the disease. Measure to prevent and preparing to control the spread of dengue are among a few things that are discussed and shared on this day. The dengue spreading mosquito is the most active in the daytime, measured majorly 2 hours after sunrise and hours before sunset. But these mosquitoes have evidently found biting people at night time, mainly in area that are well lit. तो ये सारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, बाकी आपको पता होना चाहिए नेशनल डेंगू डे 16 मई को ऑब्जर्व होता है हर साल। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 मई को। हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज एन इंटरनेशनल डे proclaimed in November 2006 by International Telecommunication Union Plino Plenipotentiary Conference in Antalya, Turkey, to be celebrated annually on 17th May. तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है जो कहां पर है, एंड अंटालिया टर्की में है। तो वहां पे अगर बात करें तो वही बात है कि 2006 से ये डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को। द थीम ऑफ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे वाज इज एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम। क्या थीम है, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग डे। तो इंपॉर्टेंट है ये थीम, हमारे पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट है क्या और इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग डे। The day commemorate the founding of the International Telecommunication on 17th May 1865. The World Telecommunication and Information Society Day is dedicated to evolution of communication and how information travel across the वर्ल्ड। फिर अगर बात करें 17 मई को भी हाल ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया। तो अभी अगर बात करें लोगों के बीच में टेंशन जो चली रही है सिचुएशन को लेके, बट यहाँ पर एक हाइपरटेंशन डे मनाया गया। अब ये हाइपरटेंशन डे क्या होता है देख लेते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज डे designated and initiated by the World Hypertension League, which is itself an umbrella to organization of 85 national hypertension societies and league. The theme of World Hypertension Day 2021 is measure your blood pressure accurately, control it, live longer. क्या है थीम, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। जनरली अगर बात करें हाइपरटेंशन एक डिसीज होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन उनके सामने चैलेंजिंग होती है तो बहुत ज्यादा वरी हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, उसकी वजह से उन्हें टेंशन काफी होने लगती है। तो उसी चीज को अगर बात करें कंट्रोल करने के लिए या उसे उसकी अवेयरनेस के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। द फोकस ऑफ दिस ईयर थीम इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड कम्युनिकेट इन आवर सोशल नेटवर्क अबाउट एक्यूरेटली मेजरिंग ब्लड प्रेशर रेगुलरली। ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर हार्ट डिसीज, किडनी प्रॉब्लम एंड डिमेंटिया। तो भैया सीख लो, जान लो, समझ लो, हाइपरटेंशन नहीं लेना है। सिचुएशन कैसी भी चैलेंजिंग हो, हमें कूल रहना है, काम रहना है और
अपने कार्य को करते रहना है, अपने कर्मों को करते रहना है, जो होगा अच्छा होगा, थिंक पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर इस तरीके की हम थिंक पॉजिटिव और काम रह के अपने कार्य पे पूरा फोकस करेंगे ना, तो कभी भी हमें इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, द डे वॉज इनिश हम सब हेल्दी रहेंगे। द डे वॉज इनिशिएटेड टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ हाइपर टेंशन। देन अगर बात करें, बात कर लेते हैं ऑर्बिटरीज की, यानी कोई फेमस पर्सनैलिटी की जो डेथ हुई है अभी हाल ही में, उनके बारे में। तो नेहरू प्लेनेटेरियम डायरेक्टर डॉक्टर नंदी वादा रत्नासरी passes away. तो नोबल एस्ट्रोनॉमी कम्युनिकेटर एंड डायरेक्टर ऑफ द नेहरू प्लेनेटेरियम Nandi Vada Ratnasri passes away. About Dr. Nandi Vada Ratnasri. Ratnasri joined the planetarium in 1996 as a senior educator. She was the first chairperson of the Astronomical Society of India Public Outreach and Education Committee. तो नाम से समझ में आ रहा है कि किस सोसाइटी से रिलेटेड है, एक एस्ट्रोनॉमी कम्युनिकेटर है। ठीक है, she was recently involved in a project called Astro Adda, a fortnight online discussion with students. The eminent educator was appointed as director of Nehru Planetarium and Science Museum in the year 1999. Ex-BCCI match referee and former Saurashtra cricketer Rajendra Singh सिन्हा जडेजा पासिस अवे। तो एक्स बीसीसीआई मैच रेफरी है कौन? सौराष्ट्र, फॉर्मर सौराष्ट्र क्रिकेटर राजेंद्र सिंह जडेजा। तो राजेंद्र सिंह जडेजा नहीं रहे हैं। He was the finest right arm medium pacer and remarkable all-rounder. He played 50 first-class matches and 11 List A games, taking 134, 14 wickets respectively. Rajendra Singh served as the BCCI official referee in the 53 first-class match, 18 List A games and 34 T20s. He also served as selector, coach and team manager of Saurashtra Cricket Association. तो यहाँ पर हमने आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर ली। कुछ मैंने अगर बात करी प्रीवियस डेज की भी मैंने करंट अफेयर्स दी थी, तो मैं आपकी जो प्रीवियस अभी डेज की कुछ करंट अफेयर्स जो छूट गई थी उन्हें भी मैं अपने रेगुलर सेशन में कवर करा दूंगा, और जो डेली करंट अफेयर्स है वो भी मैं आपकी कवर करा दूंगा। तो आपको बस मुझे फॉलो करते रहना है, आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी। तो अगर आपको सेशन हमारा पसंद आया हो तो प्लीज हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आगे भी मैं आपके लिए और भी क्लासेस लेके आऊंगा। अभी मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस ही मैं बना पा रहा हूँ। आगे जब मेरे पास जो सेटअप की कमी है, वो सेटअप मेरे पास जब फुलफिल हो जाएगा, तब मैं आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आऊंगा। वो लाइव क्लासेस आपकी बैंकिंग और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज की होंगी। ठीक है, आगे मैं वो सारी चीजें अरेंज करूंगा, बट आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपका जो भी सिलेबस है, कोर्स है, वो सब कुछ मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।